नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील और आप सबका हार्दिक स्वागत है सिनेमा स्कोप फिल्म बात में। आज हम चर्चा करेंगे एक डॉक्यू ड्रामा फिल्म ए सूटेबल गर्ल की। इस चर्चा में शामिल हैं फिल्म लेखिका प्रतिमा सिन्हा, फिल्म एक्टर अरुण कालरा, फिल्म समीक्षक हिमांशु जोशी और हमारे आज की खास मेहमान हैं दीप्ति अदमने, जिन्होंने इस फिल्म में एक प्रमुख किरदार निभाया है। आप अपने इस रेडियो साथी को भी चर्चा में शामिल पाएंगे। संचालन कर रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया के प्रमुख संपादक सजीव सारथी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फिल्म की बात। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। फिल्म की बात के आज के एपिसोड में आज हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है अ सूटेबल गर्ल, जिसके डायरेक्टर हैं सरिता खुराना और स्मृति मुंद्रा। ये फिल्म जो है टिबेका फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी और पहली प्रीमियर में ही फिल्म को डेब्यूटेंट डायरेक्टर का, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया था। और ये अवार्ड पाने वाली इस फिल्म के जो 2 डायरेक्टर्स हैं वो पहली महिलाएं थी भारतीय। तो ये फिल्म जो है बहुत सारे और दूसरे फेस्टिवल में भी धूम मचा चुकी है और अभी अमेजॉन और नेटफ्लिक्स दोनों पर जारी हुई है। तो ये इस फिल्म के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ आज फिल्म एक्टर अरुण जी हैं और फिल्म समीक्षक जो हैं वो हिमांशु जी हैं और साथ में प्रतिमा जी भी हैं, सुशील हैं हमारे साथ, और साथ में आज हमारे एक बहुत ही प्यारे मेहमान भी हैं जो है दीप्ति अदमने, जिन्होंने इस फिल्म के अंदर काम भी किया है। तो दीप्ति से हम इस फिल्म के बारे में जो उनके अनुभव रहे हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो सब हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं आज हिमांशु जी के साथ। तो हिमांशु जी ने ये फिल्म देखी है और मैं ये जानना चाहूँगा कि उनको ये फिल्म कैसी लगी। तो हिमांशु जी प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने विचार रखिए इस फिल्म के। जी सर, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। फिल्म का विषय मुझे सबसे बेहतरीन लगा क्योंकि अभी जो लड़कियों की शादी को लेके जो भारत में माहौल है कि इसकी इतनी उम्र हो गई, अब इसकी शादी करो, 20 साल होते नहीं, लड़कियों की चिंता हो जाती है माँ बाप को कि इसकी शादी करनी है मैं। और फिल्म में दिखाया गया है कि उससे ज्यादा दिक्कत उनके रिश्तेदारों को भी होती है। और बॉडी को लेके देख के हम लड़कियों के लिए लड़का मिलता है बॉडी को देख के ही, और लड़की बस एक लड़की है जिसके लिए बस एक यूज करने की थिंग है वो, और उसी के अनुसार हमारा समाज आज तक चलता आया है। दूसरी बात फिल्म की थी एडिटिंग की। 3 अलग अलग माहौलों में रह रही लड़कियों के ऊपर ये कहानी है, और उसमें से एक तो मुंबई है शहर, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई के पास की है जगह है। तो इसमें पूरा भारत कवर हो जा रहा है कि इसमें शहर भी आ जा रहा है और गांव भी आ जा रहा है। तो इस तरीके से कहानी पूरे भारत की लड़कियों की कहानी बन गई है। और उसमें एडिटिंग का सबसे बड़ा रोल ये है कि उसमें हमें ये नहीं लग रहा है कि फिल्म बिखरी हुई सी है। मतलब एक लड़की की कहानी अलग चल रही है, दूसरी की अलग चल रही है, तीसरी की अलग चल रही है। इन सबको जोड़ के इस तरीके से दिखाया गया है कि आपको ये कभी नहीं लगेगा कि फिल्म बिखरी सी है, और सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए लगते हैं, और सबकी शादी की तैयारियां साथ में चल रही है। उसके बाद सबकी जो मुसीबतें हैं वो दिखाई है साथ में ही। और इसमें साथ में अमृता जी को जो दिखाया है कि अमृता जी की शादी हो गई है और उनका एक अलग ही चल रहा है, उसमें साथ साथ में ये भी दिखाया गया कि शादी के बाद की दिक्कतें क्या होती है। अब तीसरी बात जो मेन है वो है फिल्म की छायांकन की। तो इसमें छायांकन में कैमरा बहुत कुछ कह रहा है। जैसे एक सीन मुझे याद आता है जिसमें मेरा सबसे ज्यादा ध्यान गया कि अमृता किचन में काम कर रही है और उनसे बोल के उन्हें लाया जाता है कि आप शादी के बाद जॉब करेंगी, और भारत में बहुत सी लड़कियों के साथ यही बोला जाता है कि आप शादी के बाद जॉब करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अमृता को भी ऐसे ही लाया जाता है, और जब अमृता की शादी हो जाती है तो उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां लाद दी जाती है कि आपको ससुर जी को भी देखना है। और ये देखते देखते मुझे अपनी एक बहन की भी याद आ रही थी, उनके साथ भी ऐसा हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है भारत में। मुझे लगता है कि जिन्होंने फिल्म देखी होगी उनको हर रिश्तेदार अपने याद आ रहा होगा कि उसके साथ ऐसा हुआ है।
तो उसमें जब वो कुकर किचन में काम कर रही होती है, कुकर और रोटी बेल रही होती है, कुकर चढ़ाया होता है उसमें चूल्हे में, साथ में काम वाला होता है। तो वो सीन कुकर ही बहुत कुछ कह देता है उसमें, जो उन्होंने कुकर पे फोकस किया है कि ये देखो महिला काम वाली बन गई है सिर्फ। ये जो दिल्ली में इन हाथों से ही नौकरी करती थी, इन हाथों से ही लैपटॉप चलाती थी, वो आज किचन में रह के खाना बनाने तक सीमित हो गई। और उसके बाद शादी के दृश्य भी थे, जैसे दीप्ति जी की शादी का दिखाया, और बहुत दूसरी जो इसमें अमृता जी की शादी का था, जो इसमें मतलब फोकस जो था लड़कियों के आंसू पे। और ऋतु की शादी जो थी, ऋतु की शादी में भी उनके आंसू दिखाए जाते हैं वहां पे। तो कैमरा बहुत कुछ कह रहा है। अब तीसरी बात, अभिनय देखा जाए तो इसमें कोई मजे हुए कलाकार नहीं थे जिनका एक्सपीरियंस हो बॉलीवुड का या फिर कहीं ऐसे प्ले का। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया अमृता जी ने, और जो अमृता जी की माँ है सीमा, ना ये ऋतु की माँ जो सीमा टापरिया जी हैं, उन्होंने बहुत प्रभावित किया। तो इनको देख मुझे ये भी लगता था कि इनका भविष्य भी है, आगे आगे बॉलीवुड में काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि फिल्म को आए हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, तो अभी तक तो सीमा जी के सिवा और कोई बॉलीवुड में आज दिखा नहीं, ना दीप्ति जी दिखी, ना कोई दिखा। और अब जो मतलब दीप्ति जी को लेके जो मेरे मन में ये था कि देखिए इनके मेन बॉडी पे जो फोकस है, तो क्यों हम बॉडी को लेकर इतना लड़कियों को नापते हैं, तोलते हैं। एक मुझे याद आया था फिल्म देखने के बाद, भूमि है जो हमारी बॉलीवुड की, पहले जो लगा हिस्सा में आई थी, वो तब उनकी बॉडी थोड़ी वो थी, हैवी थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने को ट्रांसफॉर्म किया, पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों किया। लोग ऐसा देखने जाते हैं, फिल्म लड़कियां बॉलीवुड में या कैमरे में, जो भी कैमरे में हम देखते हैं जैसे टीवी में, ये पता नहीं कब बदलेगा। सोच पता नहीं किसकी, हमारी सोच खराब है या उनकी सोच खराब है जो हमें पतला दिखाई जाती है। बाजार की एक मांग है कि स्लिम ट्रिम ही हम देखना चाहते हैं। तो इसको बदलने को लेके, और दीप्ति जी से मेरा यही सवाल होगा लास्ट में कि फिल्म में समस्या को तो दिखाया है कि आप हमारे समाज में लड़कियों को लेके इतनी समस्या है, लेकिन इसका समाधान नहीं दिखाया। ना मुझे लगता है किसी मूवी में आज तक ऐसा समाधान दिखाया होगा कि इसके बाद अगर इन सब चीजों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लड़कों की सोच बदलें या किसकी सोच बदलें, या बाजार को ऐसा बनना है कि आप ऐड मत दो। अभी हमें याद आता है एक मंगलसूत्र के ऐड को लेके बहुत बवाल मचा। तो ये बवाल मचाने वाले लोग हैं क्या, ये समाज के ठेकेदार हैं, ये लोग कौन है। तो ये सवाल मैं दीप्ति से पूछना चाहूंगा कि इसके जवाब क्या है इन चीजों के, कि आप बॉडी शेम को लेके ना जाएं, आप रंग को लेके ना जाएं, आप बस लड़की की एजुकेशन और लड़की की जो खूबियां हैं उनको लेके हम नहीं जाते, बस लड़कियों की काया, यही महत्वपूर्ण है। जी सर, धन्यवाद। जी हिमांशु जी, आपने काफी अच्छे तरीके से इस फिल्म को एनालाइज किया है। दीप्ति जी से जो आपका सवाल है उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपने जो पैनल के लोग हैं थोड़ा सा हम उस पे फिल्म पे एक चर्चा कर लेते हैं। तो ये फिल्म वाकई में ये 3 कहानियां जो है, कहने को एक डॉक्यूमेंट्री है, बट कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये एक मतलब कुछ बोझिल है या कुछ है, क्योंकि आप बिल्कुल रम जाते हैं इन तीनों कहानियों के अंदर। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक शादीशुदा लड़की की कहानी है और 2 लड़कियां जिनकी शादियां होनी है, और उनकी भी एक अलग-अलग बैकग्राउंड है उन लोगों का, और वो किस तरह से उनके लिए मैच मेकिंग हमारे यहाँ पे की जाती है, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। मतलब मुझे तो पर्सनली ये लगता है, और मुझे कभी भी ये कुछ एक जो लड़की देखने जाना, लड़का देखने जाना, ये सब मुझे बहुत बहुत अजीब सा लगता है। मतलब मैं क्या कहूँ, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि ये हमारे समाज में बहुत डीप रूटेड है और कोई सोल्यूशन मेरे पास इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी नहीं है। तो प्रतिमा जी हमारे साथ होंगी, तो प्रतिमा जी से हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अरुण जी से जानना चाहूंगा, जो एक प्रसिद्ध एक्टर हैं, अपने विचार आप रखें कि आपको ये फिल्म आपने देखी है, आपको कैसी लगी। हाँ, नमस्कार। ये मेरे को आपके सजेशन पे मेरे को ये मेरा मतलब गुड लक था, सौभाग्य था कि मैं देख पाया ये फिल्म। और होता ही है कि काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी होती है जो आप देखना चाहते हैं। मतलब फिल्म में फिक्शन देख देख कर ना एक आदमी काफी हद तक ना वो हो गया होता है, चढ़ चुका होता है कि यार फिल्में देख ली, बहुत फिक्शन देख लिया। और अभी क्या है कि कुछ आप फैक्चुअल चीज देखना चाहते हैं जो क्लोज टू रियलिटी है, जो आपके आसपास घट रहा है, उसको निर्देशक ने किस तरह से उसको बिना कमर्शियल उसमें बांधे हुए किस तरह से उसकी जो आज की आसपास हमारी स्थिति चल रही है उसको हमारे सामने एज इट इज रखने की कोशिश करी है। जो मुद्दे हैं जिस उनको पूरी तरह से मतलब डील किया है बिना
बिना उसके अंदर कोई मसाला डाले या बिना उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट डाले, जैसी है वो चीज को एज इट इज, जैसे कहते हैं, उधेड़ के हमारे सामने रख दिया है, डाइसेक्ट करके रख दिया है। ये देखो, ये फ्रॉग की डाइसेक्शन है, ये इसका लिवर है, ये इसकी किडनी है, ये सब कुछ है, और ये तुम्हारे अंदर का सच है। और इस सच को तुम देखो और उस सच से रूबरू हो। एक तरह से एक मिरर दिखा दिया उन्होंने हमारे को। इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी सिस्टर्स की शादी देख रहा हूँ, उनको देख के बार बार मेरे को अपनी सिस्टर्स की याद आई, मेरे को अपनी वाइफ की याद आई, मेरे को अपनी मदर की याद आई। क्योंकि जो डायलॉग्स ये लोग बोल रहे थे, जो डायलॉग्स, जो इनके डायलॉग्स कहेंगे, डायलॉग्स ही कहेंगे एक दूसरे के साथ में, फिल्मी डायलॉग नहीं, आपस में जिस तरह के जो संवाद चल रहे थे, वो डायलॉग्स, वो संवाद हमने सब अपने घरों में सुने हुए हैं। ये सब चीजें हमने अपने घरों में ही सुनी हुई हैं। और उसको देखकर, ऐसी पिक्चर देखकर, ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखकर क्या होता है कि हम लोग जो है ना, वो सेंसिटाइज हो जाते हैं बार बार। इस तरह की पिक्चरें इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अब आगे, जैसे वो क्या अमृता एक जगह बोलती है कि ये जो स्टूपिड इडियोटिक जो हमारे रिचुअल्स हैं, इसको हम बिना सोचे समझे रिपीट किए जा रहे हैं। ये सोचते नहीं है कि यार ये पता नहीं किसने बना दिया होगा, लेकिन अब उसको हमने रिपीट करते जाना है। अब जो पैट्रियार्चल है, जैसे हेरिडिटरी का भी मामला है, अरे भाई, लड़की को हम उसको अलग करके भेज देते हैं। कितनी डिसएडवांटेज है लड़कियों के साथ में कि उसने पूरी जिंदगी एक घर में वो करी 22, 23, 25 साल, और उसके बाद में हमने उसको घर से बेदखल कर दिया, हमने उसको रिश्तों से बेदखल कर दिया। मतलब उसको सोचो कि उसको हमने इमोशनल कितना बिरेफ्ट कर दिया, कितना उसको हमने मतलब उससे छीन लिए। उसके, अगर कोई आदमी सो रहा है, उसके ऊपर से एक इमोशंस की चादर को हमने खींच के उतार दिया, कैसी स्थिति होगी उसकी, क्या क्या मतलब, हमने उसको एक तरह से मतलब नेकेड कर दिया समाज के सामने कि आप जाओ। मतलब कितना हम ऐसा करते हैं इस तरह से लोग, कि हम हमारे ये समाज के लड़कियों को हमने क्या, अपनी बेटी के बारे में अपनी क्या, हम अब ये अगर जब स्थिति आएगी कि ऐसा करना होगा, तो क्या हम ऐसा करेंगे? तो ये चीज मैंने देखा कि आजकल थोड़ा सा समाज चेंज हो रहा है। आजकल जो पेरेंट्स है वो थोड़े से ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और लेकिन ऐसी फिल्में बनना बहुत जरूरी है जिससे देखकर हम और ज्यादा उस चीज को बार बार वो हमारे अंदर एम्फेसाइज होती रहे कि नहीं, कुछ दिनों के बाद हमने अच्छी चीज देखी, अच्छा कोई सिनेमा देखा, अच्छा लिटरेचर पढ़ा, तो ऐसी चीजें हमारे दिमाग को बड़ा वो करती है। तो मेरे को ये उस मामले में फिल्म बड़ी अच्छी लगी कि इस तरह की बिना कोई लाउड स्टेटमेंट दिए, बिना कुछ ज्यादा मतलब वो करे, मतलब प्रचार किए हुए, बिना कोई पैम्फलेट बने हुए, अपने आप वो उसको जिस तरह से उन्होंने बड़ी ही मतलब कामली और बड़ी ही आराम से इन तीनों जो लड़कियों की जो पूरी मतलब ये जो जर्नी थी, वो शादी वाली जो जर्नी थी, जो वहां से लेके जो है शादी के बाद तक की भी, तो वो उन्होंने जिस तरह से उसको एज इट इज अब हमारे सामने रख दिया, तो वो उससे पूरी हमारा जो हमारा कैरेक्टर है, हमारा पूरा जो चरित्र है, जो हमारे समाज की पूरी असलियत है, वो हमारे एकदम सामने आ गई। अच्छा, एक और बात भी मैं ये बोलूंगा कि ये अब इसे लड़कियों की एक तो समस्या है ही, लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज है जो कि इसके अंदर और भी डेवलप की जा सकती थी, कि आज के दौर में क्या हो गया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया है, ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी। ये क्योंकि अब क्या है ना कि अब बहुत सारे लड़के भी इसी समाज का दायरा है, और उनको भी अरेंज मैरिज के थ्रू गुजरना पड़ता है। एक मोमेंट पे वो रितु टपारिया का हस्बैंड बोलता भी है कि अगर मैं यूरोप में होता तो मैं, हो सकता है कि 40 साल के बाद शादी करता, हो सकता है मैं इससे शादी ना करता, किसी और से शादी करता। तो वो ना कहीं ना वो लड़के भी ट्रैप्ड है। तो वो लड़के भी कई जगह पे इस फैमिली के इस पूरे जो गोलमाल है, इसका ना एक हिस्सा है, स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत बड़ा हमने एक तरह का ना गैम्बल है शादी, जो इस तरह से हमारे इसमें ना कि अगर लकी ड्रॉ आ गया, जो आ गया तो सही है, नहीं आया तो
वो नहीं है। हालांकि हमारी जो जिस तरह का ये समाज है और जिस तरह हम इसके अंदर परिवेश के अंदर बड़े हुए हैं, और आपस में क्या होता है ना कि रिश्तेदारी में या एक दूसरे की जान पहचान में, कि तो पेरेंट्स कोशिश तो यही करते हैं अपनी तरफ से कि हम अच्छे से अच्छा घर ढूंढे, हमारे जो हमारे आसपास का हो, मतलब हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी मिडिल क्लास है उसके आसपास का हो, तो वो कोशिश तो वही करते हैं कि हमारे को उस तरह का मतलब एक घर मिल जाए। तो ये, लेकिन उसके अंदर यही है ना बार बार के, अब ये है तो गैम्बल आपने, अब क्या होता है ना कि लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत कम जान पाते हैं, ना के बराबर जान पाते हैं। जो सारी पहचान होती है वो मतलब वो 2 या 3 मुलाकातों में, 1 या 2 मुलाकातों में, या 1 या 2 फोन कन्वर्सेशन में, 3 या 4 कन्वर्सेशन में आपको हाँ कर देनी होती है या ना कर देनी होती है। आप कितनी कितनी चीजें जो मतलब कैसे जान जाओगे? अभी अभी मैं आप ही को ही जानता हूँ सजीव जी। मैं, मेरे और आपके बीच में जब बातचीत शुरू हुई थी, तो हमारे आपस में ही कितने, आपस में एक दूसरे से बात करने में ही कितने संदेह होते हैं कि भाई सजीव जी कैसे है, मेरी बात को कैसे लेंगे, आपके दिमाग में मैं आपको कैसे लूंगा, ये पता नहीं मेरे को कैसा सोच रहे हैं, मेरे को क्या बात, हम मतलब कितने डिसीजन गलत भी लेते हैं, ठीक भी लेते हैं। और हमारे को इसके अंदर, शादी के अंदर, ये है कि हमारे को डिसाइड ही कर लेना 2-3 मुलाकातों के अंदर, भाई ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। खैर एनी हाउ, तो ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा, ये सारी चीजें मेरे थोड़े दिमाग में सब घूमी, और ये सब मेरे को बहुत मतलब एकदम से मेरे को इस पिक्चर ने, मतलब रात को मैंने पिक्चर देखी और बहुत मतलब काफी हद बहुत मजा आया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं, आई वाज लकी कि मैं देख पाया इस पिक्चर को, मतलब आपके सजेशन पे और इस पैनल की डिस्कशन के थ्रू। और दीप्ति जी आपको देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे को ये आपके लिए बहुत अच्छा लगा कि आपको अल्टीमेटली एक अच्छा आपको हस्बैंड मिला, और आपकी जो इतनी, आपने जो इतनी वो मतलब वो करी जर्नी आपकी थी, आप जिस जो आप इंसान बन हैं अभी, आप इस तरह की चीज ही डिजर्व करती थी, और आपको लकीली थैंकफुली आपको एक अच्छा वो मिला। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जर्नी थी, जो फिल्म थी, ये डायरेक्टर का क्या व्यू था इसको बनाने के लिए, उन्होंने आपको अप्रोच कैसे किया, और आपको क्या इसके लिए, फिल्म के लिए उन्होंने पैसे दिए, क्या आपको उसके पेमेंट मिली, या आपने इसके अंदर एक्टिंग करी, क्या करा, वो छोटी सी आप, अगर मैं ये सब चीजें आप उसमें बता पाए तो मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जी अरुण जी, थैंक यू। आप काफी इमोशनल हो गए, बोलते बोलते भी मैं उस चीज को रिलेट कर पा रहा था। और ये वाकई झंझोरने वाली डॉक्यूमेंट्री है, देखने लायक है। मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को ये देखनी चाहिए, ताकि हम सोचें कि जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं आंख बंद बंद करके, उनमें कहाँ तक अच्छाइयाँ हैं, क्या वो सच्चाई है, और क्या उसमें कितना खोखलापन है। ये सब चीजें हम लोग एनालाइज करें, कम से कम एक बार देखें अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं इसके। तो मैं वाकई इस बात को मुझे दीप्ति जी का जो कैरेक्टर था स्टार्टिंग से, वो मुझे एकदम अपनी तरफ खींच के ले गया। और मुझे बार बार बहुत दुख हो रहा था उनके पास, जब उनको एक लड़का पसंद आता है, देन उसके बाद बट वहां पे बात नहीं बन पाती, एंड देन फाइनली शी गॉट अ वेरी गुड मैच। और मैं अभी भी उनके फेसबुक वगैरह पे देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये एक हैप्पीली मैरिड कपल है। दैट इज वेरी गुड थिंग अगेन। तो मैं दीप्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ इस पैनल के अंदर। आप इस फिल्म में आपने मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने अभिनय किया है, आपने अपने जीवन को ही जिया है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये अप्रोच कैसे हुई, मतलब जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने आपको किस तरह से अप्रोच किया इस फिल्म के लिए, मतलब आप, या फिर ये जो पूरी आपकी जो नरेशन रही, आपकी जो कहानी रही, इसको बाकायदा रीशूट किया गया, आपके फादर मदर ओरिजिनली उस फिल्म के अंदर थे, कैसे हुआ ये प्रोसेस, थोड़ा सा मुझे आप बताइए प्लीज। ओके, एक्चुअली फिल्म में सबसे पहले तो सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर, मुझे आपने इस जर्नी में ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जहाँ से मेरी शुरुआत हुई वो शायद फिल्म में आपने देखा होगा, स्वयंवर करके एक आता है 2010 में, वहाँ से वो जर्नी हुई एक्चुअली। जी जी। वहाँ पर जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे वो लोग आए हुए थे, एंड फिर उन्होंने मुझे पूछा था कि एक्चुअली व्हाट इज माय स्टोरी एंड माय लाइफ, मतलब व्हाई सो लेट, आपकी शादी इतनी लेट क्यों हो रही है। तब उनको बताया था कि ये भी रीजंस है शादी लेट होने के, लाइक कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा था फॉर माय कलर और फॉर माय बीइंग अ हैवी बॉडी। तो ये स्टोरी उनको ज़्यादा अच्छी लगी मेरी, मतलब उन्होंने कहा कि शायद ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के साथ ये चीज़ होती है।
जी 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 जी, लोगों ने हाँ फिर जी। दोबारा से शूट किया, मतलब पूरा जो आपके साथ जो भी हुआ था वो सब आपने दोबारा से जिया एक तरीके से, मतलब बाकायदा एक्टिंग करी आपने, देखा जाए। जो मेरे साथ हुआ था नहीं, जो मेरे साथ हो रहा था अच्छा। वो सब कुछ शूट हुआ है। जैसे उस फिल्म में आपने एक सीन देखा होगा जहाँ पर मैं बीमार थी, जी जी। तो वो सब कुछ रियल था। देयर वाज नथिंग लाइक एक्टिंग इन दैट। मैं ओके। सच में बीमार थी एंड आई वाज एट माय लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया। मुझे निमोनिया हो गया था अच्छा। उसके बाद, एंड आई वाज एट माय लास्ट स्टेज। तो वो उतना तो नहीं शूट हुआ, लेकिन जो स्टार्टिंग प्रोसेस था, लाइक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सब, तो वो सब रियलिटी है, वो सब रीशूट नहीं हुआ है, ना मैंने उसमें एक्टिंग की है। जो भी है वो सब कुछ सच है। ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त मेरे लाइफ में, और वो सब कुछ कैमरा में उन्होंने ले लिया। नहीं तो आपको And अजीब वो सा नहीं लगा story कि है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरह से एक शूट किया जा रहा है? हाँ, मुझे अजीब सा लग रहा था, बट देन मुझे ऐसा लगा कि मेरी जैसी और भी लड़कियां होगी हम्म, जो इन सब बातों से डिप्रेस हो रही है, जी जो इस समाज के नैरो माइंड से या गलत सोच से डिप्रेस हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोरी लोगों की तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों की सोच बदले, या उन लड़कियों को भी ऐसा लगे कि मेरी जैसी दुनिया में और भी लड़कियां हैं। हम्म, वरना क्या होता है ना, जो चीज़ मेरे साथ हुई तो मैं सोचती थी शायद ये चीज़ मेरे साथ ही हो रही है, कि लोगों की सोच मेरे लिए ऐसी है। राइट। बट देन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, और भी लड़कियां होगी ना जिनके साथ वही सारी चीज़ें हो रही है हम्म। जो मेरे साथ हो रही है। सो आई वांटेड एवरीबॉडी टू नो कि लड़कियों को कितना प्रॉब्लम होता है और वो कितना कुछ सोचते हैं। हम्म। एंड देन आई वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। राइट। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा ये सफ़र। जी। मम्मी पापा के सामने आपको नॉर्मल रहना होता है, और फिर आपको हर्ट भी हो रहा होता है ये समाज का और हम्म, लोगों की सोच, सब कुछ। तो दैट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। हम्म। तो मुझे एक तरफ से अच्छा भी लग रहा था कि सब लोगों को पता चल रहा है। जी जी जी। तो इसमें आपके और मुझे लगता है कि लोगों को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं जो समाज के डर से या कोई कुछ कहेगा उस डर से ना जी। छुपा लेते हैं बातें। एक्चुअली छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप हेल्दी हो और आप डार्क कॉम्प्लेक्स हो, तो भगवान ने आपको ऐसे बनाया है। सो यू शुड बी हैप्पी फॉर व्हाट यू आर। यू शुड नॉट फील सैड और नॉट फील डिप्रेस्ड, और अपने आप को हेट मत करो उन सब चीज़ों के लिए। नहीं तो आपके पेरेंट्स भी थे इसके अंदर, उनको वो भी हाँ बाकायदा जी। इस जर्नी से गुजर रहे थे, और हाँ जी। तो मुझे लगता है कि काफी, क्योंकि जो पेन था अंदर से, जो पेन चल रहा था, हुँ, वो ऑन हुँ। स्क्रीन दिखाना, वो सब हर कोई हुँ, कंफर्टेबल नहीं होता ना उन हुँ। चीजों को लेकर। तो हाँ, नहीं, ये अपने आप में एक यूनिक बात लेकिन आपने बताई। मुझे लगा शायद ये सब पहले हो चुका नहीं, होगा, देन आप लोगों ने इसको नहीं, रीशूट किया होगा, बट नहीं, दिस नहीं। इज रियली जो भी रियली। हो रहा था वो सब कुछ रियल था। हाँ उस वक़्त जो मेरी लाइफ में हो रहा था, वो सब कुछ उस फ़िल्म में है। जी। अगर I उस was going through all those situations which you all have seen in the movie. तो उस रिगार्डिंग से तो ये फिल्म और भी अमेजिंग हो जाती है, क्यों हिमांशु जी, आपको क्या लगता है? जी सर, मैंने जब फ़िल्म के बारे में पढ़ा तो मैंने ये देखा था कि डायरेक्टर जो इस फ़िल्म की हैं, उन्होंने मैम लोगों को तीनों को और इनके हस्बैंड को, इनकी फैमिली को 7 साल तक अप्रोच किया था कि आप इसमें काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक्सेप्ट करी। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जिस जाल में हम फँसे हैं, चलो दीप्ति मैम का तो अभी ये जाल में फँसी नहीं थी शादी वाले में, लेकिन अमृता जी फँस गई थी, और उनके हस्बैंड जिस तरीके से इसमें तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने अपनी वाइफ को नौकरी के लिए मना किया है, राइट। लेकिन उसके बाद भी वो एग्री हुए, क्योंकि उनको पता है कि मैं खुद समाज के उस जाल में फँसा हूँ, जहाँ पे हमारा पूरा भारत फँसा है, और मेरी वजह से बाकी लोग तो बाहर निकले, तो इसके लिए वो एग्री हुए। तो मुझे उनकी तो सबसे बड़ी बात तो उन्हीं की देनी है। बाकी मैम और इनकी फैमिली हर टाइम आपके पास घर में आपके कुछ काम चल रहा है, आपकी बातचीत चल रही है, उसमें आपके आगे कैमरा है, तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। और मैंने लिखा भी है अपनी समीक्षा में कि इन लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। तो दीप्ति जी, ये फिल्म जो थी, जैसे इन्होंने बताया कि कुछ 6-7 साल इसमें लग गए आपको, तो इस फिल्म में जो आज जैसे भी अरुण जी ने आपसे सवाल पूछा था कि क्या ये प्रोफेशनल अप्रोच था, इसमें आपको पैसे वगैरह भी मिले, मतलब इसमें रोल करने के, तो किस तरह से वो रहा प्रोसेस उसका? नहीं जी, इस मूवी के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले, कुछ भी प्रोफेशनल नहीं था। अच्छा। इन लोगों का सिर्फ एक अप्रोच था कि आपकी स्टोरी हमें अच्छी लगी लाइफ की, तो हमको इसे करना चाहिए कि भाई और भी लड़कियां हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है। सो
बस यही था और कुछ नहीं था, ना मुझे पैसे मिले ना कुछ मिला। जी जी जी। तो फाइनली जैसे अभी आप मैरिड हैं, मेरे ख्याल से 3-4 साल से आप शादी हो चुकी है, तो अभी अगर इस फिल्म को जब रिविजिट करते हैं तो कैसा फील होता है? आई लिव माई लाइफ अगेन। जो गुजर चुका है वो लाइफ में फिर से जीने लगती हूँ। जी, अभी और रिसेंट मेरी शादी को मदर जो है अभी 10 साल हो गए हैं। हाँ, अच्छा 10 साल हो गए, राइट। दिस इज द 10th ईयर। अच्छा अच्छा। और रिसेंटली अभी आपकी मदर भी जो है वो बदकिस्मती से अभी हाँ एक्सपायर जी। हुई है, तो वो मुझे हाँ बहुत जी। फील हुआ जब आपने मुझे बताया ना, क्योंकि मैं काफी जुड़ गया था जब मैंने वो फिल्म देखी, तो मैं उनसे काफी मतलब अपने आप को रिलेट करने लग गया था, तो काफी मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। तो मैं प्रतिमा जी आपसे भी एक बार ये जानना चाह रहा हूँ कि आप आपने शायद अभी फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन आप शायद थीम समझ गए हैं। तो ये जो एक हमारे यहाँ का जो एक कल्चर है, लड़का देखने जाना, लड़की देखने जाना, फिर इस तरह से जैसे अरुण जी ने बताया कि 2 मुलाकातों में एक हाँ या ना बोलना है आपने, देन उसके बाद आपको एक सेटल होना है। तो ये सब चीजें जो है ये आपको कितनी वैलिड लगती हैं? इनके पीछे आपकी ऐसे एक वुमन आपके मैं वो ओपिनियन जानना चाह रहा था। जी सजीव जी नमस्ते, दीप्ति जी नमस्ते, आप सभी को मेरा शाम का नमस्ते। सजीव जी आपको मैं एक अच्छी बात बता दूं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देख ली, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई सजेशन दें और उसे ना देखा जाए, और ख़ास तौर पे तब जबकि उस पर बात भी होनी है और उस पे ये मालूम है कि दीप्ति जी खुद होंगी प्रोग्राम में। तो मैं ये जानती थी कि कुछ तो ख़ास है जिस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं जो मैंने महसूस किया हमेशा की तरह वही बताना चाहती हूँ। जी, दीप्ति जी आप अगर माइक थोड़ा-सा अपना म्यूट कर लेंगे ना तो वॉइस रिपीट होके नहीं आएगी मेरे पास। हाँ, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो भी बातें हो रही थी वो मुझे शुरू से मालूम है कि किसी भी डॉक्यू ड्रामा में एक्टिंग नहीं होती है। आवाज़ मेरी थोड़ी ब्रेक हो रही है क्या? हाँ जी, आपकी भी ब्रेक हो हेलो? रही थी और सर अच्छा, हाँ, कुछ नेटवर्क जी, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ जी। तो मैं एक बार मैं निकल रही हूँ, आप मुझे एक बार वापस जोड़िए। नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। अच्छा आ रही, ओके। तो मैं ये कह रही थी कि डॉक्यूड्रामा में यही होता ही है कि हम किसी की परमिशन से उसकी ज़िंदगी को शूट करते हैं। उसमें कोई भी एक्टिंग नहीं होती है, कोई कहानी नहीं होती है, स्क्रिप्ट नहीं होती है, और सारे लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं सहज तरीके से, जैसे हम रोज़मर्रा में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बस थोड़ी देर के लिए हमारी ज़िंदगी में एक कैमरा आ जाता है। तो एक्टिंग वहाँ नहीं थी, ये मुझे मालूम था, कोई कहानी, कोई स्क्रिप्ट भी नहीं थी, ये मुझे मालूम था। तो इसको देखना एक अलग अनुभव रहा, और सजीव जी ने अभी कहा था कि वो कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं अरेंज मैरिज को लेके। मैं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद उससे गुजरी हुई हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज के जितने भी ऐसे सिस्टम हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको हमें रिविजिट करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अरेंज मैरिज उसमें से एक है, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक होती है। शादी के लिए तैयार होना, शादी के लिए पसंद किया जाना, फिर नापसंद हो जाना एक लड़की के लिए, और कहीं-कहीं वो रेयरली ही होता है मगर फिर भी होता है कि लड़के को नापसंद किया जाना। शादी जिसका उर्दू में शाद मतलब खुशी, शादी मतलब जिससे खुशियाँ आती हों। तो शादी से पहले ये दर्द आपकी ज़िंदगी में एक निराशा, एक दुःख का घुस जाना जिस प्रक्रिया से होता है, मैं उस प्रक्रिया को कभी बहुत अच्छा नहीं मान सकती हूँ। अरेंज मैरिजेस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। तो अब 3 अलग-अलग परिवेश की लड़कियों की ये जो कहानी चल रही थी इस डॉक्यूमेंट्री में, उसमें एक चीज़ मैं और कहूँगी कि शायद हिमांशु जी ने कही थी ये बात कि पूरा भारत इसमें शामिल हो गया, मुंबई की 2 कहानियाँ और दिल्ली की कहानी से। मैं कहूँगी पूरा भारत शामिल नहीं हुआ। दरअसल इसमें यूपी बिहार की भी कोई लड़की होनी चाहिए थी, जहाँ पर शादी तय न होने पर उसको कभी-कभी खुदकुशी करने तक पे मजबूर होना पड़ता है। मेंटल हेल्थ चली जाती है, मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं लड़कियाँ अगर सही वक़्त पे शादी न तय हो, और सही वक़्त शादी का क्या है ये समाज तय करता है।
कि लड़की तय नहीं करती है कि उसे शादी कब करनी है, कब नहीं करनी है। इस डॉक्यूमेंट्री में समाज का एक इतना बड़ा कड़वा सच दिखाया गया है, इसको दर्शाया गया है, जिस पर बार-बार हैमर करना ज़रूरी है, इसको तोड़ना ज़रूरी है। एक लड़की के अंदर पराये होने का भाव इतना कंडीशन कर दिया जाता है पैदा होने के साथ ही, कि जब उसकी शादी होने लगती है, अपने घर जाएगी, अपने घर जाएगी, अपने घर जाएगी, तो सुन के वो खुश होती है। उसको कहीं भी नहीं लगता कि अगर मैं अब अपने घर जाऊँगी, तो मैं अभी तक कहाँ पे थी? मैं अगर अब अपने घर जाने वाली हूँ 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, तो क्या मैं उतने दिन तक कहीं पे कहीं किसी और के घर में थी? किसी और की जगह पे मैं किसी और का खाना खा रही थी, किसी और की दया पे पल रही थी? तो एक लड़की के मन में शादी को लेके इतना डर, इतनी आशंकाएँ, इतनी बोझ डला दिए जाते हैं कि वो कभी भी शादी के वक़्त खुश नहीं होती। और कमाल का इसमें भी दिखाया गया कि 3 लड़कियाँ हैं, तीनों की शादी के लिए एक प्रोसेस चल रहा है, लड़के देखे जा रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, फिर शादी तय होती है, तब आपको खुश होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में इतनी मुश्किलों से जो शादी तय की जाती है, उस शादी पर भी हम रोते हैं, लड़की को विदा करते हुए। उस रोने के पीछे 80% भाव ये होता है कि लड़की अब पराई हो रही है, वो कहीं और चली जाएगी, वो लौट के नहीं आएगी, माता-पिता को मिल नहीं पाएगी। जबकि आज के समाज में शादी जब होती है, लड़का भी घर से दूर ही होता है, लड़का भी अलग कहीं रह रहा होता है, पति-पत्नी किसी तीसरे घर में रह रहे होते हैं। लेकिन शादी के वक़्त लड़का कभी नहीं रोता है, लड़की रोती है। क्योंकि ये कंडीशनिंग हमारे दिमाग में है कि लड़की ही पराई होने वाली है, लड़की ही वापस मायके में नहीं आने वाली है, लड़की को ही माँ-बाप से मिलने में बहुत सारी समस्याएँ आने वाली हैं, लड़के को नहीं आने वाली हैं। तो ये सारी कंडीशनिंग आपको इतना अंदर से तोड़ती है, जो ये ड्रामा देखकर आपको फिर से याद आ जाता है कि अच्छा हाँ, ये सब भी होता है। अमृता की जो कहानी इसमें है, अमृता और केशव की कहानी, इसमें अमृता जो लास्ट में बोलती है, ये शायद हिमांशु जी ने अपने रिव्यू में लिखा भी है, कि वो ये कहती है कि अपनी पहचान खो देना शादी में सबसे सबसे दुखदाई जो पहलू है वो ये है कि एक लड़की अपनी पहचान खो देती है और घर में जो भी आते हैं वो उसे उसके पति के नाम से जानते हैं और उसके बाद उसका खुद का सब अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये बहुत बहुत ही बुरी स्थिति होती है शादी में एक लड़की के साथ। लड़के के साथ बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि लड़का एक तो नौकरी अच्छा करता हो यही देख के शादी ही होती है, तो उसको तो निरंतर प्रगति ही करनी है अपनी ज़िंदगी में, तभी वो लड़की के लिए और सूटेबल बॉय सिद्ध होगा। दहेज उपहार जो भी होते हैं वो उसको मिलते हैं, घर से वो अपने घर उसका छूटता नहीं है। तो वो जो कष्ट एक लड़की को होता है ना अरेंज मैरिज में, वो लड़के को अक्सर नहीं होता है। सिर्फ इतना ही हो सकता है कि उसको उसकी ड्रीम गर्ल नहीं ना मिल पाई हो, उसने माँ-बाप के आगे सरेंडर कर दिया हो तो उसको ड्रीम गर्ल ना मिली हो, लेकिन बाकी कंप्रोमाइज़ेज़ में लड़का इतना नहीं घाटे के सौदे में रहता है, जितना कि एक लड़की रहती है। तो ये सूटेबल गर्ल जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको कि सरिता खुराना और स्मृति मुंद्रा ने बनाया है, मुझे लगता है कि हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे सिस्टम में घुसकर ये दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है कि असल में चल क्या रहा है। असल में हम शादी को जो इतना हाइप देके बैठे हैं, शादी करनी ही है, करनी बहुत ज़रूरी ही है। मैं बार-बार पूछती हूँ, मैं आज भी यही पूछती हूँ, शादी करनी क्यों ज़रूरी है? मतलब ये बहुत अजीब-सा स्टेटमेंट बहुत लोगों को लगेगा, ऑफेंडेड भी हो सकते हैं कुछ लोग, मुझे मेरे नाम के फतवे भी निकाल सकते हैं ये सुनकर, लेकिन मैं सचमुच पूछना चाहती हूँ, शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? लेकिन ठीक है, अगर आपका एक सिस्टम है, लेकिन आप 2 लोगों को चुनते हैं एक शादी में रहने के लिए, एक संबंध में रहने के लिए और आप वो एक-दूसरे को जानते भी नहीं हैं। जैसा कि अभी अरुण जी ने कहा था कि ये पूरा गैम्बल है, ये एक जुआ है। आपके किस्मत से खुल गई लॉटरी तो खुल गई, नहीं खुली तो नहीं खुली। मैं दीप्ति जी शायद उन तक मेरी आवाज़ क्रैक होके जा रही है, मगर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं उनसे रिलेट कैसे कर पा रही थी। मैं खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसकी भुक्तभोगी हूँ कि लड़की का रंग साफ नहीं है, यानी वो गोरी नहीं है और यहाँ पे गोरी का मतलब वही फॉरेनर वाला जो गोरा रंग होता है ना, वो होता है। तो गोरी नहीं है, लड़की मोटी है, बॉडी शेमिंग, कलर पर, ये सब मैंने सुना है अपने लिए। तो मेरे सारे गुण, मैं लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं मेधावी हूँ, ये सारे गुण एक तरफ थे। अगर आप देखने में आपका रंग सांवला है, तो ये इतना बड़ा अवगुण होता है जब आप शादी की मंडी में होते हैं। आपका शरीर एक उस फिगर का नहीं है जिस फिगर को सेट कर रखा है मानक खूबसूरती के तौर पे 26, 34, 26 पे अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप 36, 24, 36 मुझे फिगर ही मैंने उल्टी बोल दी क्योंकि मैं उस फिगर पे यकीन ही नहीं रखती। 36, 24, 36 तो अगर उस पर आप नहीं हैं तो
आपका फिगर अच्छा नहीं है, आप देखने में सुंदर नहीं है, आप बेकार लड़की हैं, आप रिजेक्टेड लड़की हैं। उसके बाद लड़की के अंदर क्या बगावत आती है, क्या गुस्सा आता है, ये आप सोच ही नहीं सकते हैं। और फिर या तो वो एक दबी कुचली पत्नी बनती है, वैसे ही माँ बनती है। और कमाल ये है कि कभी कोई जान नहीं पाता है कि उसके अंदर इतना टूट चुका है, क्योंकि बाहर से वो एक्टिंग कर रही होती है। इस डॉक्यू ड्रामा में एक्टिंग नहीं हुई है, मैं बताऊं आपको, इस डॉक्यू ड्रामा में कोई एक्टिंग नहीं हुई है। हमारे समाज की 80% औरतें एक्टिंग करती हैं खुश रहने की, शादी के बाद वो नहीं होती हैं खुश, वो खुश रहने की एक्टिंग करती हैं। तो जो असल में लड़कियां खुश होने की एक्टिंग कर रही हैं शादी के बाद, उनकी तकलीफ को समझने के लिए, एक लड़की से उसकी पहचान छीन लेने का गुनाह करने के लिए जो ये समाज उत्तरदायी है, उसको ये आईना दिखाती है ये डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू ड्रामा जो है द सुटेबल गर्ल। और मैं तो बार बार ये सवाल भी पूछती हूँ कि तुम कौन हो हमें रिजेक्ट करने वाले, तुम कौन हो हमें परमिशन देने वाले नौकरी करने के लिए। हमने पढ़ाई लिखाई की है, अपनी योग्यता से एक जगह पाई है, एक नौकरी पाई है, एक ओहदा पाया है, एक डिग्री कमाई है मैंने मेहनत करके, और तुम शादी के बाद मुझे परमिशन दोगे कि मैं इसका इस्तेमाल करूं कि ना करूं। मैं सांवली हूँ, वो रंग मैंने अपने पिता से पाया है, मेरी शक्ल मेरी बॉडी जैसी है वो मैंने माँ से पाई है, तुम मुझे उसके बिना पे रिजेक्ट करोगे। तो रिजेक्शन करने का जो अधिकार दिया गया है समाज को, एक लड़की को, उसको ये आईना दिखाती है ये डॉक्यूमेंट्री, उस सिस्टम को। और इसको ऐसी चीजें अभी अरुण जी ने ही ये बात कही कि फिक्शन देख देख के दिमाग चट जाता है, तो कभी कभी आपको नॉन फिक्शन सच देखना चाहिए कि फिक्शन में तो हम कहानी को जैसे चाहते हैं वैसे मोड़ सकते हैं, और जब नापसंद आए तो उसके, लेकिन रियल लाइफ में इतना कुछ होता है जो सच है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वालों को, और दीप्ति जी को बहुत बधाई कि उनको उनका सुटेबल बॉय मिला। और उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग इसको देखें, इसके अंदर छुपे हुए संदेश को ग्रहण कर पाएं। जी प्रतिमा जी, आपने, मुझे लगता है कि आज जो चर्चा हो रही है वो फिल्म पर तो हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबकी भावनाएं भी जो है काफी हद तक इस फिल्म से जुड़ी हैं, और हम लोग अपना बहुत इमोशनल होकर आज ये सारा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा एज अ दर्शक और एज अ प्रेजेंटर। आप बताइए, आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? ये डॉक्यूमेंट्री कहा था ना सजीव जी की ये एक्टिंग नहीं है, बिकॉज एक्टिंग में ऐसा नहीं हो सकता है। सो सही साबित हुआ। तो ये बहुत ही टचिंग था, एंड आई हैव क्लोजली सीन माय कजिन, आई हैड मोर कजिन सिस्टर्स, हर बार रोए हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक लड़की की सेल्फ एस्टीम का धज्जियां उड़ जाता है। आई हैव सीन माई कजिन स्टैंडिंग एंड ऐसे ही लड़के देखने आते हैं और रिजेक्ट करते हैं, बोलते नहीं रिजेक्ट नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि हॉरोस्कोप मैच नहीं हुआ। लेकिन लड़की को पता चलता है कि बिकॉज ऑफ फिजिकल अपीयरेंस दे हैव बीन रिजेक्टेड। और लड़की का अगर कितना भी कैपेबिलिटी हो, जब कंटिन्यूसली रिपीटेडली आपको पेश किया जाता है और रिजेक्ट किया जाता है, कितना भी अच्छा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन कंटिन्यूसली फैमिली से सुनते ही लड़की का तो धज्जियां उड़ जाता है कॉन्फिडेंस का। बट पेरेंट्स का सोचो, पेरेंट्स बिकम सो हेल्पलेस। आई हैव सीन दैट इट एंडेड वेल लेटर, उनको मिल जाता है अच्छा लाइफ में अच्छा पार्टनर मिल जाता है। लेकिन दिस हैज टू चेंज फ्रॉम आवर जनरेशन हु आर पेरेंट्स नाउ, के हो या लड़कियां हो, वी शुड मेक वुमन इंडिपेंडेंट एंड से दैट यू डोंट हैव टू लिव, यू डोंट हैव टू हैव ए मैरिज, राइट? यू कैन लिव, अगर तुमको पसंद हो देन यू लिव, बट मैरिज इज नॉट ए नेसेसिटी टुडे, राइट? इट इज नॉट नेसेसिटी। एडजस्ट तो होगी, इवन लव मैरिज करो, एडजस्ट होने वाले नहीं है, दैट्स अगेन ए गैम्बल। हम किसी को एक साल में भी समझ नहीं सकते। इट इज अ सिचुएशन व्हेन वी नो ईच अदर। उनका भी कंडीशन होता है कि ओके लड़की है, लड़की को हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो दिस कंडीशन हैज़ टू चेंज फ्रॉम आवर जनरेशन ऑफ पेरेंटिंग। जो हम लोग पेरेंट्स आज, हमारे बेटियां 15-16 के हैं, ये जनरेशन चेंज करना है। वी हैव टू चेंज इट, एंड टुडे इट्स पॉसिबल बिकॉज वी आर ऑल न्यूक्लियर फैमिली। तो ये चेंज करना है क्योंकि हम लोग हमारे बेटी अच्छा बनना चाहते हैं। इट बिकम्स आवर ड्यूटी ऑल्सो टू मेक देम स्वीट। मैं सिर्फ एक लाइन गाना चाहता हूँ, बहुत याद आया जब आई सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री, जस्ट एक लाइन। बाबुल की दुआएं लेती जा,
जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। थैंक यू सुशील, थैंक यू। गाना काफी एप्ट है, मुझे लगता है, दिल की बात। मुझे लगता है कि गानों की जो वर्डिंग्स हैं वो चेंज होनी चाहिए नए जमाने में, जैसे कि आज हमने डिस्कस किया। अभी भी अगर लेकिन आप अगर मैट्रिमोनियल पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको सब जगह बस वही सब नजर आता है कि गोरी लड़की चाहिए, जिसके काले बाल हों, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब 50 आपको चीजें चाहिए होती हैं लड़कियों से। तो ये सब चीजें पता नहीं कब बदलेंगी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्टिल कम से कम अपनी तरफ से हम लोग एफर्ट्स डाल सकते हैं इन चीजों को बदलने की। कम से कम मेरी एक बेटी है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसको कोई लड़का देखने आए कभी उसको, मतलब मैं ये चाहूंगा कि वो उसकी शादी उसकी मर्जी से हो, ये नहीं कि कोई किसी के रहमो करम पर हो। तो मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से तो ये स्टेप ले सकता हूँ। तो दीप्ति जी, एक फाइनली आप हमारे साथ जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम में और आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ हमें जानने को मिला फिल्म के बारे में। एक फाइनल वर्ड आपकी तरफ से जो आप संदेश देना चाहें इस पूरी डिस्कशन को लेकर। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि कभी भी किसी के बॉडी के फिजिक्स पे या रंग रूप या ब्यूटीफुल फेस पे मत जाइए। अगर किसी को पसंद करना है तो जस्ट गो फॉर अ ब्यूटीफुल हार्ट, प्लीज डोंट गो फॉर अ ब्यूटीफुल फेस, क्योंकि फेस कभी भी चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एज, बट ब्यूटीफुल हार्ट हमेशा ब्यूटीफुल ही रहता है। ये आप वाकई एक ब्यूटीफुल हार्ट की मालकिन है और इसीलिए आपको एक सूटेबल बॉय मिला, क्योंकि आप एक सूटेबल गर्ल है और आप डिजर्व करती थी ये। तो थैंक यू दीप्ति जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई। इस फिल्म की चर्चा में आज हमारे साथ अरुण जी थे, सुशील थे, प्रतिमा जी थी, हिमांशु थे और सुनीता भी थी, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। तो सुनीता जी के विचार हम लोग आने वाले किसी फिल्म की बात में शामिल करेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं और आने वाले सप्ताह में हम किसी नई फिल्म के ऊपर फिर बात करेंगे। तब तक इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस चर्चा का आनंद लिया होगा। आपके विचार क्या हैं इस फिल्म को लेकर, हमें जरूर लिखें। मिलते हैं अगली फिल्म की बात में जल्द ही। तब तक इजाजत दीजिए अपने रेडियो साथी सुशील को। नमस्कार।